हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिजिक्स वाया न्यूमेरिकल्स में। तो आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे अपन वो होगा 1D रिलेटिव मोशन, यानी काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का वो है 1D रिलेटिव मोशन और 2D रिलेटिव मोशन। तो आप 1D और 2D, तो आज तो अपन पहले 1D को डिस्कस करेंगे। 1D का मतलब वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना। तो आज इस रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है आपके पास, बेसिकली जो आपके पास काइनेमेटिक्स है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनके न्यूमेरिकल्स को आसान करने का कंसेप्ट होता है बेसिकली ये, है ना। बिना 1D रिलेटिव के भी आप काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर जो रिलेटिव मोशन है, तो इसको यूज करने से आपके पास होता क्या है कि न्यूमेरिकल जल्दी और इजीली सॉल्व होता है, ठीक है ना। और इसी के कंसेप्ट से अपन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं 1D के अंदर अंडर ग्रेविटी के, वो आसान तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी आज 1D रिलेटिव मोशन को देखेंगे और न्यूमेरिकल के हेल्प से 1D रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज आपका टॉपिक होगा 1D रिलेटिव मोशन मीन्स काइनेमेटिक्स के अंदर 1D रिलेटिव मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। तो यहाँ पर आपको सपोज करिए एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्या दे रखा है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई बस है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम अ कार ट्रेवलिंग with a constant velocity of 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, overtakes and passes the bus, ठीक है। और तो फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, और बताना आपको हाउ फास्ट द बस बी ट्रेवलिंग देन। तो क्या दे रखे, कार है आपके पास और बस है। कार का एक्सेलेरेशन है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और उस कहाँ से स्टार्ट होती है, बस आपकी रेस्ट कंडीशन से। उसी समय पर आपके पास क्या दे रखा है, कार है जो 50 मीटर प्रति सेकंड से ओवरटेक करती है और बस को क्रॉस कर जाती है, यानी कि जब बस चलना शुरू होती है उसी समय पे आपकी कार 50 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई बस को ओवरटेक करती है और बस से पास कर जाती है। तो आपको बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल बी, यानी कि कितने समय बाद या कितनी दूरी बाद आपके पास जो बस है कार को ओवरटेक करेगी, और उस समय उस बस की स्पीड क्या होगी। दो चीजें बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले रिलेटिव को बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन है क्या। तो रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पर समझते हैं कि रिलेटिव है क्या। बेसिकली मोशन के बारे में बात करेंगे रिलेटिव, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हो, जैसे सपोज करिए आपके पास एक कार ए है और इसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, जो भी है, मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी। तो अगर आप बोले जिस कार की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो किसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर प्रति सेकंड है, आपको ये बताना पड़ेगा। जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, आप कैसे कह सकते हो कि ये कार 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो आप जब कहोगे जब आप खुद किस पे खड़े हो, ग्राउंड पे, ठीक है ना। या बोल दे जो आपके पास बस ये कार है ना, इस ग्राउंड फ्रेम पे 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और आप कह रहे हो कि बस 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वर इस कार बी पर बैठा होता है या कार बी के अंदर होता, तो उसको फिक्स है इसकी जो वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो इस पर्सन सी को दिखाई दे रही है, इस बी को इसकी वेलोसिटी अलग दिखाई देगी, 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं दिखाई देगी। तो 10 मीटर प्रति सेकंड कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी के रिलेटिव, किसी न किसी के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए आपके पास ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड किस पर है, रेस्ट कंडीशन पे। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो आप भी ग्राउंड पे, तो यानी कि ऑब्जर्वर है जो इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो यानी कि ये अगर ये ऑब्जर्वर कहता है इस कार की स्पीड या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब कार ए आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड चले। लेकिन कार बी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये नहीं कह सकता कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये इसका फ्रेम अलग है, ये कार बी के अंदर बैठा हुआ और कार बी भी किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो उतनी ही वेलोसिटी से ये भी मूव करेगा। तो इसका फ्रेम है ना, जो तो इसका फ्रेम क्या है, ग्राउंड, और इसका फ्रेम भी क्या है, ग्राउंड। लेकिन जो बी है आपके पास, ऑब्जर्वर बी है, इसका फ्रेम है क्या, कार है, क्योंकि कार के फ्रेम से देखा है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जर्वर को या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप कहना चाहते हो कि वो रेस्ट पर है या मोशन पे है, सबसे दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं आपके पास, रेस्ट एंड मोशन। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट कंडीशन पे है या मोशन में है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं कह सकते भाई, आप जब तक आप अगर खुद किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के कहते हो रेस्ट कंडीशन पे, तो रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या है, वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है,
ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जर्वर बोलता है कि भाई ये कार या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन पे है, तो किसके रिस्पेक्ट में, इसके खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अगर मान लीजिए ये ऑब्जर्वर किसी वेलोसिटी से चल रहा होता है या किसी दूसरे फ्रेम में बैठा होता है जो आपके पास मूव कर रहा होता है, तो इसको ये रेस्ट पे नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पर है, मोशन है। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट, है ना, और एब्सोल्यूट मोशन, ये दो वर्ड है, ये आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। या अगर डिफाइन करना हो तो आपको फिक्स से कहीं ना कहीं पर फ्रेम लेना पड़ेगा, या किसी के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। जैसे अपन बात करें अर्थ सरफेस की, तो अर्थ सरफेस में अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, मान लीजिए बिल्डिंग है, कुछ भी है, ठीक। तो अगर ये आपके पास अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, ठीक। तो अर्थ सरफेस है और आप मान लीजिए इसी अर्थ के सरफेस से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बिल्डिंग किस पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। जो आपकी बिल्डिंग है ये किस पर है, रेस्ट कंडीशन पर है ना। लेकिन अगर इसी अर्थ सरफेस को या इसी बिल्डिंग को आप किसी दूसरे रेफरेंस मान लीजिए दूसरे किसी प्लेनेट से देख रहे होते, ठीक है, तो आपके अगर इसको इस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में देखें तो आपको बिल्डिंग है, क्योंकि अर्थ अपने पास रोटेट करती है और मूव करती है, तो उसको ये बिल्डिंग मूव करती हुई दिखाई देती है। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर भी होता है आपके पास दूसरे प्लेनेट पे, है ना, तो उसको ये बिल्डिंग क्या करती है, मूव करती हुई दिखाई देती है, यानी कि मोशन में दिखाई देती है। अगर ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है, ए के लिए तो बिल्डिंग किस पर है, रेस्ट पर, लेकिन जब बी की बात करेंगे तो बिल्डिंग किस में होगी, मोशन में होगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में बताना है, तो फिक्स है आपको कोई ना कोई फ्रेम या कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। बिना इसके आप नहीं कह सकते कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते आप बिना किसी रेफरेंस के, ठीक। तो इस तरीके से अपन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे रेफरेंस से कंपेयर करें, ये रिलेटिव मोशन कहलाता है, एक दूसरे के जस्ट रिलेटिव। तो एक अपन इसमें सिंपल क्लिप से देखते हैं, तो वीडियो क्लिप से, एनिमेटेड क्लिप से, जिससे आपको और क्लियरिटी हो कि आपके पास रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइंड है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपको रिलेटिव मोशन के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको समझ आए कि दो ट्रेन है आपके पास, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट चल रही है आपके पास, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कुछ होगी और इसकी वेलोसिटी भी कुछ होगी। इस ट्रेन ए के अंदर कोई ऑब्जर्वर है आपके पास, ठीक है ना, जो इसी ट्रेन के अंदर है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इसी ट्रेन के बराबर होगी, ठीक। तो मान लीजिए जो आपके पास ट्रेन वन है, इसकी वेलोसिटी बोल दी अपने 30 किलोमीटर पर आवर, जो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो ऑपोजिट आ रही है उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब इस ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं, मान लो ट्रेन ए, जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है और इस ट्रेन को वो देख रहा है, तो इसको इसकी स्पीड क्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, जो ओरिजिनल से ज्यादा है। और कितनी दिखाई दे रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल तो इसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, और उसकी कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से एक आदमी जो यहाँ पर स्टेशन पे खड़ा है, तो उसको इन दोनों की स्पीड जो दिखेगी वो 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर दिखेगी, यानी कि जो रियल स्पीड है वही स्पीड इसको दिखाई देगी, है ना। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रेम अलग अलग है ना। तो ये सब किस कैटेगरी में आता है, आपका रिलेटिव मोशन की कैटेगरी में। और यहाँ देखिए जब दोनों ट्रेनें आपके पास इस तरीके से चल रही है ना, दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 है ना। तो अगर यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम होती, मान लीजिए ट्रेन ए और ट्रेन बी है, तो आपके पास दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो इस ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है ना, वो दूसरी ट्रेन को देखेगा, तो उसको ये ट्रेन किस कंडीशन में नजर आएगी, रेस्ट कंडीशन में नजर आएगी, है ना। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके पास फ्रेम अलग है। अगर ये दोनों ट्रेन को कोई ग्राउंड से देखे, तो उसको तो ये ट्रेन और दूसरी ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। तो ये जो, ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा रिलेटिव का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेटिव में कि आपका रेफरेंस फ्रेम कौन सा है, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। और बेसिकली जो रेफरेंस फ्रेम है ये होता क्या है, कि जहां से आप ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपके पास, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हो,
उसके रेस्ट और मोशन को बताना चाहते हो, तो उसको कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वेशन फ्रेम, कि जहाँ पर आप बैठकर या उस जगह से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है आपके पास। तो दो तरह के फ्रेम होते हैं आपके पास, एक तो इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो इनर्शियल फ्रेम है ना, इसका मतलब आपके पास जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है जीरो, यानी कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है जिसका एक्सेलेरेशन आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी कि एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है आपके पास, ठीक। तो बेसिकली अभी तो इन फ्रेम के बारे में डेफिनेशन ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि इन चीज़ों को यहाँ पर अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे कि फ्रेम के लिए, है ना। दो तरह के होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है, एक इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल मतलब एक्सीलरेशन जीरो, या कह सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब जिस ऑब्जर्वेशन से या जिस भी फ्रेम से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, अगर वो उसका एक्सीलरेशन जीरो है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम। अगर एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, या बोलते हैं कि वेलोसिटी आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स कि आपके पास वेलोसिटी टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, ठीक, तो वो होते हैं नॉन इनर्शियल। तो बेसिकली इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ अपन सिंपल तरीके से समझेंगे, और जो रेफरेंस फ्रेम है उसको कैसे लें, और किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कैसे बताएं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होगी, ओके। तो आपके पास ये दो फ्रेम होते हैं, है ना। बेसिकली काइनेमेटिक्स में इसका यूज़ नहीं होता मैक्सिमम, अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखी कैसे जाती है। कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करिए ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट है आपके पास, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये मान लीजिए कुछ वेलोसिटी वी ए से इधर मूव कर रहा है, और ये वी बी से इधर मूव कर रहा है, ठीक। तो अब मान लीजिए जो रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाती है, वो इस तरीके से लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए की वेलोसिटी लिखनी है बी के रिस्पेक्ट पर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या होता है पूरा वर्ड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो कौन से फ्रेम पर होगा या किस पर होगा, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जर्वर है आपके पास, ठीक है, वो बी है, और किसको ऑब्जर्व करे, ए को। तो इसको लिखा जाता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरीके से आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो इस लाइन का मतलब ही क्या है कि आपके पास ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है आपका, बी पर है, या बोलिए बी के फ्रेम पर है, ठीक है ना। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपके पास ये पैरामीटर लिखे दोनों, इनका सबसे पहले तो फ्रेम सेम होना चाहिए दोनों का। मतलब अगर आप ए की और बी की वेलोसिटी लिख रहे हो, तो दोनों का फ्रेम या बोल दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल है एक और, किस तरीके से समझे इसको। जैसे आपको मान लीजिए कार ए कार बी दे रखी है, सपोज करिए इसकी वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस वाले की वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यानी कि आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए के और बी की बात करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी बी ए दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या जिस भी पाथ पर ये है, उस बी की वेलोसिटी भी दे रखी है आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास डायरेक्ट लिखा होता है कि कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना, जो ये ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड का, है ना, जो अपने मानी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको सिंपल बोल दिया कार ए इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब हमेशा होगा आपको जो वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
वैसे ही जैसे इसके लिए बोल जाए कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर किसी दूसरे फ्रेम में होगी तो आपको फिक्स न्यूमेरिकल में लिख के देगा, तो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिसमें आपके पास क्लियरिटी आए। तो यहाँ पर जैसे ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मान लीजिए ए के अंदर कोई ऑब्जर्वर है आपके पास, या ड्राइवर है, या कोई भी है ना, तो इसके अंदर है सपोज करिए, और बी इसके अंदर। तो यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होगा, जब बी ए को देखेगा, कौन बी ए को देखेगा, तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर ए की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों ही साइन के साथ यूज करें हमेशा ही। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इसको हमेशा किसके साथ यूज करना है, साइन के साथ, ऑलवेज विद साइन। ठीक है ना। साइन का मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है उस तरीके से, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करिए तो आपके पास ये प्लस होगा, और माइनस बी, और इस बी की वेलोसिटी भी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी 5 इधर होती तो आप क्या लिखते हैं, -5 लिखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा, ये किसके साथ होगा, साइन के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी की बात करें और टॉपिक की आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए को, सॉरी ए की बी को जो वेलोसिटी दिखाई देगी 5 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। इसका मतलब जब बी ए को देखेगा तो इसको ये लगेगा ये कार इसकी ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड से आ रही है, जबकि वास्तविक यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो कौन सी वेलोसिटी, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी थी। लेकिन जैसे आपने क्या किया, इसको बी की वेलोसिटी, सॉरी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट, यानी कि बी जब ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको तो कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, तो इसको क्या लगेगा, जो कार ए है वो बी की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड से आगे की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखो थोड़ा सा और चेंज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेसिकली होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको इस तरीके से लिख ले, प्लस माइनस वी बी, प्लस माइनस वी बी वेक्टर लिख सकते हैं अपन। तो इसका क्या सेंस हुआ कि जिसकी वेलोसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वेशन फ्रेम, तो उस फ्रेम की वेलोसिटी को बेसिकली देखा जाए तो आपने जो नेगेटिव लिया है, यानी कि ये नेगेटिव वेक्टर हो गया आपके पास, है ना। और जब भी किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिया जाता है, जैसे 5 आपके पास इधर था मीटर पर सेकेंड, अगर मैं इसका -5 लिखना चाहूँ तो कितना घुमा देते इसको, 180 डिग्री घुमा देते इतने, है ना, कितना घूम जाता है, 180 डिग्री। यानी कि अब आपका, अगर मैं इसका वेक्टर लूँ नेगेटिव, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपको इधर दिखाई देगी। ठीक है, कितनी दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, यानी कि क्या हुआ कि आपके पास बेसिकली देखा जाए तो ए माइनस बी है, लेकिन जैसे प्लस लिखोगे तो जब आपके पास वेक्टर्स, है ना, बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, प्लस का, इसका मतलब ये जो बी ए बी है, बेसिकली इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास। लेकिन रिजल्टेंट किस केस में लिखते हैं, हमेशा प्लस के केस में। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वी ए माइनस वी बी है तो ये इसका रिजल्टेंट है ना। ठीक, ये नहीं कह सकते भाई ये इसका रिजल्टेंट है, क्यों, जो आपके पास बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो रिजल्टेंट का मतलब ही आपके पास एडिशन या समेशन होता है, तो हमेशा बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए आपका। तो अब देखो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि आपने किया क्या, कि जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, है ना, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो भी है, ठीक, ऑब्जर्वेशन बी, तो क्या किया आपने, जो बी की वेलोसिटी है उसको रिवर्स करके क्या कर दिया, ए में ऐड कर दिया। तो यानी कि आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब इस फॉर्मूले को भी आप, ये तो बेसिक फॉर्मूला है पर आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, बार बार इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कर क्या है बेसिकली अपन, जो भी आपके पास, यानी कि जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, है ना, उसकी वेलोसिटी को रिवर्स किया, नेगेटिव लिया, इसका मतलब रिवर्स किया और ए में ऐड कर दिया। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा इसकी वेलोसिटी थी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोबारा यहाँ बनाते हैं, ये हो गया ए, कार ए, और ये होगी आपके पास कार बी। कार ए की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड आपके पास इधर है ना, और कार बी की वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड आपके पास इधर है। और आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, देखो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि है ना, सिंबल लास्ट में आपके पास वेक्टर रिजल्टेंट के अनुसार आ जाता है कि किस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा। ए की वेलोसिटी में बी को रिवर्स करके ऐड करें, रिवर्स करने का मतलब अगर आपके पास 5 इधर है
तो ये 5 क्या होगा, इसके पास चल जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में ऐड कर दो सिंपल 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि अब देखो वेक्टर से एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो आप, 10 - 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपको इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत भी नहीं है बार बार कि ये लिखे अपन, और इस तरीके से सिंपल अपने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया प्लस माइनस में। तो इसका क्या सेंस होता है कि आप जिस भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके जिसके लिए रिजल्टेंट या जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपन ने इस तरीके से लिखा था तब भी 5 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, या फिर डायरेक्ट कैसे लिखे हैं कि जिस भी फ्रेम पर आप बैठे हो, है ना, उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके क्या दे दो, दूसरे के साथ ऐड कर दो। अगर ये इधर थी तो इसका रिवर्स करोगे यानी कि नेगेटिव लोगे तो ये इधर आएगा, है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई डायरेक्टली 10 और 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज करिए यहाँ पर ही अगर आप ऐसे निकालते वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इस बार ए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या रेफरेंस फ्रेम है ना। तो अब देखो डायरेक्ट ये था आपके पास ए, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है बी, इसकी वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब अपन बात करें बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है, ए की वेलोसिटी को रिवर्स करके किसको देना है, बी को, यानी कि अगर आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो इस बार ऑब्जर्वेशन ए है तो इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके बी को दे दो डायरेक्टली, तो रिवर्स करोगे तो आपके पास 10 इधर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका इस डायरेक्शन में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कार बी की वेलोसिटी है वो आ रही है आपके पास -5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, -5 मीटर प्रति सेकंड। अब माइनस कैसे है भाई, आपके पास 5 इधर है और 10 इधर है ना बी के लिए। ठीक, तो यानी कि आपके पास वेक्टर से एक दूसरे के ऑपोजिट है, डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं, और जो सिंबल आता है या साइन आता है वो उस वेक्टर का आता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो आपके पास। तो यानी कि 10 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट जो भी आएगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किसका आएगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा यानी कि 10 की ओर आएगा, तो यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। अभी -5 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है कि जब आपका बी है ना ए को देखेगा, जब आपका बी ए को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये कार इसकी ओर 5, सॉरी, आपका आपके पास इस बार लिख के क्या फाइंड आउट किया, वी बी ए, यानी कि जब ए आपको क्या करेगा, बी को ऑब्जर्व करेगा, इस बार ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए कर रहा है आपके पास। तो जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये लगेगा कि ये जो कार है जिसकी एक्चुअल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, पर इसके रिस्पेक्ट में देखेगा ये, तो इसको ये लगेगा कि कार 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी ओर आ रही है ना। जो ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास -5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या बता रहा है कि जो बी है और जो ए है, तो ए को ये लगेगा कि कार बी 5 मीटर प्रति सेकेंड से उसकी ओर आ रही है। ठीक है ना, क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है, एक्चुअल में तो इधर थी वेलोसिटी। तो ये धीरे धीरे आप भी ऑब्जर्व करते हो इस चीज़ को, अगर आप मान लो कहीं भी किसी भी ड्राइविंग या आप खुद ड्राइव कर रहे हो और आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसी दूसरे से जो आपके आगे जा रहा है, तो ये लगता है कि वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। तो यानी कि -5 क्या बता रहा है आपके पास कि जो बी है और ए है, ठीक है, तो ए जब बी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये लगेगा कि आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी ओर आ रहा है। ठीक, लेकिन जब बी ए को देखता है तो उसको लगता है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड से ये उसकी ओर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो इस केस में जो आपने 5 10 लिया है, इनका दोनों का फ्रेम भी क्या है, सेम है, ग्राउंड फ्रेम है। अगर मान लीजिए फ्रेम डिफरेंट होता, थोड़ा सा इसको चेंज करें अपन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखें। सपोज करिए आपके पास वही दो कार है ना। ठीक, मान लिया आपके पास कार ए है ये, ठीक, और ये मान लिया आपके पास इधर कार बी है ना। और बोल देते हैं कि सपोज करिए कार बी आपके पास इधर आ रही है 2 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक, और ये कार ए है इधर जा रही है मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है ना। और एक ऑब्जर्वर है जो भी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये किस पर है, ग्राउंड पे, और आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो भी किस पर दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी अगर डायरेक्ट अभी जस्ट कहा कि कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आपको हमेशा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन होगी। अगर किसी दूसरे फ्रेम में होगी तो आपको फिक्स सेकेंड 100% वो लिख के देगा ही चाहिए, है ना।
अगर नहीं लिखा हुआ तो हमेशा ग्राउंड के फ्रेम में, इसको बोल देते सी। अब देखते हैं, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब क्या है कि सी आपका ऑब्जर्वर है। इस बार सी कैसे बिहेव कर रहा है, एक तरह से ऑब्जर्वर की तरह। तो खुद किस पर है, ग्राउंड पे, और ये किस पर है, ये भी ग्राउंड पे। तो जस्ट अभी कहा था कि जब भी आप इस तरीके से लिखते हो तो इसका वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा, या फॉर्मेट क्या हो जाएगी आपके पास, कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, दोनों का फ्रेम सेम होना चाहिए, फ्रेम सेम है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे, इसमें नहीं रखना कि जिस भी ऑब्जर्वेशन की बात आप करते हो या जहाँ पर आपका ऑब्जर्व है, इस पे यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, सी। सी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। तो ये भी ग्राउंड पे और ये भी ग्राउंड पे। अगर ये रेस्ट कंडीशन पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास, जीरो। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो जीरो को रिवर्स करके इसमें ऐड करोगे तो सिंपल आपके पास 5 - 0, यानी कि सिंपल आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी। अगर ऐसे बोले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ऐसे लिखोगे आप। तो अब देखो दोनों का फ्रेम अभी भी सेम है, तो जो बी की वेलोसिटी हो तो 2 मीटर पर सेकेंड है सी, और सी किस पर है, रेस्ट पर है। और आपका जो बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -2, और ये कितना है, जीरो। तो आप ये कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है सी को, इस कार की, कि वो उसकी ओर आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है आपके पास। ठीक है ना, हमेशा साइन के साथ यूज करें ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, तो आपके पास ये तो हो गए दो। अब मान लिया इसी तरीके से तीसरी चीज देखते हैं अपन, कि सपोज करिए आप निकाल रहे हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड आउट कर रहे हो, यानी कि इस बार ऑब्जर्वर आपका बी पर बैठा हुआ है ना। ऑब्जर्वर आपका किस पर है, बी पर है। वो किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। ठीक, तो जस्ट वही तरीका भी, कि जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके किसको दे दो, दूसरे को दे दो। तो डायरेक्ट लिखेंगे पर बिना फॉर्मूले के, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 5, और पॉजिटिव डायरेक्शन में। और बी आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वर है। तो आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके 2 इसको दे दोगे, ये इधर है तो रिवर्स करके इसको दोगे तो 2 आपके पास इधर आ जाएगा, है ना। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, +2। तो यानी कि सिंपल कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये भी पता होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो किस तरीके से बढ़ती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से ही बढ़ती है। ठीक, तो ये तो 1D फ्रेम की बात करें अपन, 2D फ्रेम की नहीं। तो 1D में ध्यान रखना, वेक्टर रिजल्ट को आप डायरेक्ट लिखें, है ना, वेक्टर फार्मूला का यूज नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट, कि जो भी आपका ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना है जो ये पॉइंट बोले अपन, जो भी ऑब्जर्वर है आपके पास या ऑब्जर्वेशन फ्रेम है, ठीक है, ऑब्जर्वर, उसकी वेलोसिटी को, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होती है v, है ना, इसको रिवर्स करके, क्या करके, रिवर्स करके आप क्या कर दो, रिवर्स, सॉरी, रिवर्स करके जिसका भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसमें ऐड कर दो, यानी कि ऑब्जर्वेशन में क्या करना है आपको, ऐड करना है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो आपको डायरेक्ट बार बार लेंथी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें और लिखें। जैसे मैं एक और एग्जांपल हूँ सिंपल समझाने के लिए, कि आपके पास सपोज करिए इस तरीके से कोई फ्रेम दे रखा है। ठीक है, सपोज करिए जैसे आपके पास ये कोई फ्रेम है, ठीक है, जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपके पास। सपोज करिए ये इस तरीके से फ्रेम है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ये फ्रेम मान लिया आपके पास मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और इसके ऊपर आपके पास कोई पर्सन है, ठीक, और ये रेस्ट पर है ना, ये क्या है, रेस्ट पर है। उसी तरह से सामने मान लीजिए या फिर इसके फ्रंट पे आपके पास एक और ब्लॉक है या ट्रॉली है, जो भी कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, ये दे रखी है, और ये आपके पास मूव कर रही है, सपोज करिए विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रही है ना। और इसकी मान लीजिए अंदर, इस ऑब्जर्व फ्रेम के अंदर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जो आपका सपोज करिए इस तरीके से है ना, ये रेस्ट कंडीशन पे ले लेते इसको, सपोज करिए रेस्ट कंडीशन पे है। और एक और ऑब्जर्वर ले लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने, जो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ठीक है ना, 2 मीटर
पर सेकेंड से आपके पास इधर जा रहा है। अब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर ये सिंपल बोल दे कि 2 मीटर पर सेकेंड से इस पर्सन की ओर जा रहा है, तो आपको फिक्स इस 2 मीटर पर सेकेंड के बारे में लिख के बताएगा कि ये किसके फ्रेम में है। मान लीजिए इसको तो अपन ए बोल देते हैं इस वाले फ्रेम को, और इसको बी बोल देते हैं ना। ठीक। तो 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर अगर यहाँ पर फिक्स है कि आपको लिख के देगा कि जो पर्सन बी, इसको मान लीजिए सी लिख देते हैं और इसको डी लिख देते हैं। ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी ऑफ डी मीटर पर सेकेंड है, वो किसके रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ऐसे लिख के देगा। या फिर 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमेशा ही लिख के देगा जो भी फ्रेम के अंदर आपके पास होता है। अगर नहीं लिखा होता तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगा इसे 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो डायमेंशन और डेटा दे रखे तो उसका भी ध्यान रखना कि किस तरीके से लिखा गया है वो, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है रिलेटिव के केस में, विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक। और एक और मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कंडीशन से, और एक बोल देते हैं यहाँ पर मंकी आपके पास। ठीक है, सपोज करिए मंकी आपके पास इस तरीके से एम, और ये चल रहा है मान लीजिए इधर 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए बी, ये भी बी के रिस्पेक्ट में। तो जब भी दूसरे फ्रेम में होता है फिक्स से उसका वो मूव कर रहा है, तो उसको वेलोसिटी आपको लिख के देगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या फिर अ, जो जिस भी फ्रेम में है वो उसके रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ये टर्म्स आपको दे रखी होंगी। ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हो कुछ भी तो ग्राउंड के फ्रेम में। अब देखते हैं सिंपल डायरेक्ट। सपोज करिए आपको पहला पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मंकी, ये पूछ लिया। तो आप पहले वेक्टर फॉर्मूले से समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे इसको वी ए माइनस वी बी, ऐसे सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये लिखोगे ना। तो अब देखो, एक तो जो आपको दे रखा है वो तो रेस्ट कंडीशन पर है। किस पर है, रेस्ट कंडीशन में, यानी कि अगर ये ए आपका 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है, तो आपको भी ये क्या लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में आपके पास, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। अब देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मंकी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब आप डायरेक्ट जैसे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ रही 5, और मंकी की वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसको लिखोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप देखो सिंपल यहाँ से कि जो ए है उसकी वेलोसिटी 5 लिखी है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। लेकिन जो मंकी है उसकी वेलोसिटी आपने 1 लिखी है, तो पर आपको एक तो किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, बी के रिस्पेक्ट में दे रखी है। तो दोनों का फ्रेम अलग है, इसका ग्राउंड है और उसका बी है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते, नहीं, गलत है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस मंकी को अपने को ग्राउंड फ्रेम में लाना पड़ेगा। तो आपको जो 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बेसिकली है क्या ये कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है ना। तो ये कितनी है आपके पास, एक, और पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मंकी ये अपने को फाइंड आउट करना है, और बी की वेलोसिटी कितनी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का 10 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मंकी है उसकी वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो किसमें, इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। ठीक है क्या। तो ए कितना आपके पास 5, और बी कितना है, सॉरी मंकी कितना है 11, तो हो गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो -6 आ रहा है ये बेसिकली बता क्या रहा है आपके पास, इसका मतलब ए की वेलोसिटी मंकी के रिस्पेक्ट में है ना, जो यानी कि मंकी आपका ऑब्जर्वर है इस बार। तो जब मंकी ए को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि आपके पास जो ए है वो 6 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी आपके पास, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना फिजिक्स में प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को बताते हैं। तो यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आ रही है किसकी, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी। तो मंकी को क्या लगेगा कि जो ए है उससे 6 मीटर प्रति सेकेंड से दूर जा रहा है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि देखा जाए रियल ग्राउंड फेस में देखा, रियलिटी में देखे, ये भी इधर जा रहा होगा और ये भी इधर जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो रही है आपके पास ज्यादा है। 10 तो इसको इसकी मिल रही है बी की, और खुद की भी एक है इसी, तो टोटल कितने हो 11।
तो ये तेजी से आगे की ओर जा रहा है और ये स्लो पीछे आ रहा है। तो जब ये इसको देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि आपके पास जो ए है और ये जो पर्सन है, ये क्या हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से इससे दूर जा रहा है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसके अंदर रिलेटिव मोशन में। जैसे एक और ऑब्जेक्ट, एक और वेलोसिटी निकाले, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको जो वेलोसिटी है और जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हो दोनों का फ्रेम सेम आना चाहिए। जैसे इसमें एक ग्राउंड का था और एक बी का था, है ना। तो पहले तो अपन ने मंकी को किस पे लेके आए, ग्राउंड फ्रेम में लेके आए। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया एक और चीज़ इसमें कि वेलोसिटी ऑफ बी, या ये कौन सा पर्सन है, डी, आपसे पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू मंकी बताइए, है ना। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू मंकी यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी, है ना। तो अब देखिए डी भी किसके अंदर है, इस बी के अंदर है, और मंकी भी किसके अंदर है, इस बी के अंदर है, यानी कि दोनों का फ्रेम सेम है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी की जो वेलोसिटी है आपके पास वो कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो -2 लिखोगे आप। ठीक है, और एम कितना आपके पास, +1, यानी कि ये -1, तो कितना हो गया, -3 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब मंकी डी को देखेगा तो उसको लगेगा कि जो डी है माइनस क्या बता रहा है, यानी कि उसके जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास फिजिक्स में जो प्लस माइनस है केवल वो किसको बताते हैं, डायरेक्शन को, है ना। माइनस आ रहा है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको मंकी को ये लग रहा है कि आपका जो डी है वो इधर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है आपके पास दोनों के फ्रेम की। और सिंपल एक और लिखना चाहे अगर हम कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ए की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डी की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया 5, ठीक है, सॉरी, आपके पास ये कितना हो गया, 5, और डी कितने से जा रहा है, -2 से, यानी कि -2। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आंसर आप रहा है 7 मीटर पर सेकेंड, ये फिर से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका जो ए का ऑब्जर्वेशन है वो किस पर है आपके पास, ग्राउंड पे, है ना। और जो आपके पास बी है, ये डी है, वो किस पर है, बस पे। इसका फ्रेम तो कौन सा, ग्राउंड फ्रेम है, और इसका जो फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम है, बस का फ्रेम है। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सबसे पहले आपको डी को किस पे लेके आना है, ग्राउंड पे लेके आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो आपको डी के बारे में बोल रखा है कि 2 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिखोगे, है ना। तो अब देखो ये कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी -2, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। और जो डी है आपके पास, है ना, इसकी तो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में निकालनी है, और किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और बी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ डी ना माइनस, और बी की वेलोसिटी कितनी है, 10, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो डी की वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो डी है उसकी ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब ये ग्राउंड फ्रेम में आ चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अब उस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी हो जाएगा आपके पास, ए की वेलोसिटी 5 है इसे ग्राउंड फ्रेम में, और डी की जस्ट निकाली अपन ने, कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है आपके पास, तो यानी कि हो गया -3 मीटर पर सेकेंड। तो -3 मीटर पर सेकेंड क्या समझा रहा है आपको, कि जैसे डी है, जब ए को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि जो ए है ना, आपके पास क्या रिजल्टेंट आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि डी को ये लगेगा जो ए है वो इससे 3 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है। ठीक है ना, क्या लगेगा, 3 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये तेजी से आगे जाएगा और ये धीरे धीरे आगे आएगा, तो इसको ये लगेगा कि ये आपके पास 3 मीटर प्रति सेकेंड से पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ है आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एक तो फ्रेम, जब भी इक्वेशन यूज करते हो रिलेटिव की, तो आपका फ्रेम सेम होना चाहिए दोनों का, जो आप इक्वेशन लिखते हो। एक ट्रिक क्या बताइए आपको, अगर मान लो दोनों का फ्रेम सेम है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो कि जिस भी वेलोसिटी की बात करें उस वेलोसिटी को रिवर्स करके आप किसको दे दो, दूसरे को दे दो, है ना।
अगर आपके पास रेफरेंस फ्रेम सेम है तो आपके पास जो 90% क्वेश्चन है वो सेम फ्रेम के आते हैं, है ना। नीट के अंदर तो मैक्सिमम 99% आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सेम फ्रेम के मिलेंगे। जेई के अंदर फिक्स थोड़ा सा चेंज कर देते हो, फ्रेम को चेंज करने की बात होती है, तो इस तरह से इक्वेशन लगानी पड़ती है। नीट के अंदर आपको मैक्सिमम 90% सेम फ्रेम के मिलेंगे। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कार ए है, कार बी है, सपोज करिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये ए है, ठीक है, और ये आपके पास बी है ना। तो सपोज करिए इसकी वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इधर 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ ए बताइए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, है ना। ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो कुछ नहीं, जैसे अभी जस्ट बताया था, फ्रेम सेम हो तो आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना कि इस बार ऑब्जर्वर कौन है आपका, बी पर है। ऑब्जर्वर कौन है आपके पास, बी पर है। ऑब्जर्वेशन फ्रेम कौन सा है, बी का फ्रेम है, और दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वेलोसिटी को क्या करना है अपने को, रिवर्स करके किसको देना है, ए को देना है। यानी कि आपका जो 2 मीटर पर सेकेंड इसके पास था, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी रिवर्स करोगे तो यानी कि 180 घुमा दो, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इधर आ जाएगी। तो दो वेक्टर है आपके पास, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों को डायरेक्ट मान के, तो एक ही कितनी है, इस डायरेक्शन में है तो -10 लिखोगे, और बी रिवर्स करके आपने इसको ऐड किया तो ये इस डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में, यानी कि +2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, -8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, क्या बोल दिए, जब बी ए को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा जो ए है उससे 8 मीटर पर सेकेंड से उससे दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास ये कुछ कंसेप्ट हैं, और मैक्सिमम सेम फ्रेम के तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहले सेम फ्रेम की बात करेंगे, दोनों ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो दोनों क्या लोगे आप, एक ही फ्रेम में लोगे। डिफरेंट फ्रेम में भी लोगे तो उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले आपके पास जो फ्रेम होगा वो सेम फ्रेम होगा आपके पास, है ना। सेम फ्रेम से यानी कि दोनों का फ्रेम क्या रहेगा, सेम सेम फ्रेम, ठीक है। इसके बेसिस आपके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है ऊपर की ओर, सबसे पहले उसी पे चलते हैं वापस। क्या कह रहा है आपके पास, देखिए इधर जो आपके पास क्वेश्चन था कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक बस है आपके पास, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ठीक है, नीचे ले लेते हैं अपन, डेटा ले लेते हैं एक बार। बस है जिसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी टाइम पर आपके पास एक कार है जो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और बस को ओवरटेक करती है और उससे आगे निकल जाती है। तो आपको बताना कितनी दूर जाके बस ओवरटेक करेगी कार को, और उस समय बस की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या देख रहा है आपको, एक तो बस है ना, सपोज करिए आपके पास जो बस है आपके पास, ठीक, इस तरीके से मूव कर रही है और ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, 0, ठीक है ना। ये तो होगी आपके पास बस, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है आपके पास। तो कितना आएगा, 0, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। उसी टाइम पर आपके पास एक कार है जो इसको ओवरटेक करती है ना, और यहाँ से पास कर जाती है। उसी समय पर जब आपके पास बस स्टार्ट होती है उसी समय कार भी आपके पास क्या होती है, इस बस को, जिसकी वेलोसिटी कितनी कार की, 50 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक। तो आपसे ये पूछा है कि ये जब ये 0 स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसे उसी टाइम पर आपके पास एक कार इसको पास से निकलती है और जिसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 50 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी दूर जाके जो बस है उस कार को ओवरटेक करेगी, यानी कि स्टार्टिंग में तो क्या होगा, कार के पास वेलोसिटी तो आगे निकल जाएगी और बस इसके पीछे आएगी, है ना। तो इसको आप नॉर्मल प्रोसेस से देखें तो क्या होगा आपके पास, मान लीजिए लेट आफ्टर टी टाइम, लेट आफ्टर टी टाइम, ठीक है, बस प्रोसेस कार, यानी कि टी टाइम बाद आपके पास क्या होगी, बस कार को क्रॉस करेगी। तो इनिशियली आपके पास सपोज करिए ये बस है और ये कार है, दोनों एक ही जगह पर है आपके पास, ये बस और एक कार होगी, यानी कि t = 0 पे आपके पास ये कंडीशन है। तो आगे जाएंगे जैसे जैसे इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और कार की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जाके बस क्या करेगी, इस कार को क्रॉस कर लेगी। सपोज करिए ये पॉइंट है जहां पर आपके पास बस कार को ओवरटेक कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। इनिशियली तो आपके पास ये रेस्ट पर है तो फिक्स है, पीछे रहेगी,
और इसके पास वेलोसिटी है तो ये तेज़ी से चल रही होगी, पर इसके पास एक्सेलेरेशन भी है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जाके आपके पास ये इसको क्रॉस करेगी। तो सिंपल बोल दे लेट आफ्टर टी टाइम बस क्रॉसेस कार, और बोल देते आफ्टर एक्स डिस्टेंस ना, कि बस इतना कितनी चल जाती है, एक्स डिस्टेंस चल जाती है, तो ये भी कह सकते हो लेट बस क्रॉसेस द कार आफ्टर डिस्टेंस एक्स, इस तरीके से। ठीक, तो ये कंडीशन है जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास कि बी के लिए और ए के लिए, तब दोनों टी बराबर जीरो से यहाँ स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस चला कितना, एक्स सपोज करिए, और ये इस कार को भी कितना चलेगी, ये भी क्या करेगी, एक्स डिस्टेंस चलेगी। जब दोनों क्रॉस करेंगे, क्योंकि टी बराबर जीरो पे दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है, तो यानी कि मान लीजिए दोनों टी टाइम बाद क्रॉस करती हैं, तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो, और मैंने बोल दिया डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो यानी कि टी टाइम में जो जितनी दूरी डिस्टेंस बस कवर करेगी उतनी डिस्टेंस कौन कवर करेगा, कार करेगा, है ना, तभी जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो सिंपल अपन पहले बस के लिए इक्वेशन लिखें, है ना। बस के पास आपको वेलोसिटी जीरो दे रखी है इनिशियल, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रही है, वो रेस्ट से, पर इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि बस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, आपने टी टाइम माना है तो टाइम की इक्वेशन यूज कर सकते हो, आप चाहे तो डिस्टेंस एक्स की यूज कर सकते हो कोई सी भी, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ठीक है ना, ए एस, और एस की जगह कितना है आपके पास एक्स। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की, जीरो। ध्यान रखना ये जो वी बराबर जीरो लिखा है इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी ना कि ये तो आपके पास फॉर्मूला है ना, उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यानी कि वी स्क्वायर बराबर, ये तो जीरो हो गया, बराबर 2ax। ठीक है ना। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको वेलोसिटी भी पूछी जब भी इसको क्रॉस करेगी। और आप चाहे तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लोगे, कि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है, तो आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका भी यूज कर सकते हो। तो सपोज करिए अपन यूज करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स दोनों के लिए सेम है। तो इस समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखें इनको, सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले बस के लिए लिखें, बी के लिए, तो आपके पास एस कितना है, एक्स, और बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो ये पूरी टर्म तो होगी जीरो प्लस हाफ ए कितना बस का, 5 × टी स्क्वायर। अब मान लीजिए आप इसी इक्वेशन को कार के लिए लिखोगे, है ना, तो कार भी कितना चलेगी, चलेगी तो एक्स ही। ठीक, और इसके पास आपके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, पर वेलोसिटी है कार की इनिशियल कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, इंटू टी, प्लस एक्सेलेरेशन कितना है बस कार का, जीरो, तो यानी कि पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, दोनों एक्स हैं तो दोनों को आप बराबर कर सकते हो, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 5/2 यानी कि 5/2 टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 50 टी, शुड बी इक्वल टू 50 टी, क्योंकि दोनों के लिए एक्स की लिखा हुआ है आपके पास, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 50 टी। तो एक टी से टी तो कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 100 या 10, तो आ जाएगा 20 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि इतने टाइम बाद तो बस क्या करेगी, कार को क्रॉस करेगी। ठीक है ना। तो अब आपको बस डिस्टेंस कितना चलेगी, तो चाहे तो आप बी में इक्वेशन टी की वैल्यू बी में पुट कर दो या सी की इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए आप एक्स बराबर इसमें पुट करते हैं ना, एक्स एक्स की वैल्यू, तो कितना होगा आपके पास, 50 × 20, यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बस जब कार को ओवरटेक करेगी तो कितनी दूरी चल चुकी होगी, 1000 मीटर चल चुकी होगी ना, यानी कि 1 किलोमीटर। अब आपको उस समय पर पूछा कि वेलोसिटी कितनी थी, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यानी कि वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2, ए की वैल्यू कितनी है बस के लिए, 5, और कितना चल रही है वो, 1000 मीटर। ठीक है ना। तो यानी कि वी हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 10 × 1000, स्क्वायर में चल रही वैल्यू 10 × 1000। तो इसका मतलब वी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 जीरो यानी कि 2, 10, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि उस समय उस बस का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो चीजें आपसे पूछी थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, कि आपको बस और कार दे रखी है, उसके लिए बताना था कि कितनी दूरी बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और कितने, जब वो क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो फर्स्ट आंसर डिस्टेंस पूछा आपके पास कितनी, 1000 मीटर, और टाइम भी पूछा तो 20 सेकेंड, और कितना फास्ट विल, यानी कि बस की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी उस समय, 100 मीटर पर सेकेंड।
ओके, तो और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टाइप को, या फिर इसको रिलेटिव से सोल्व करते हैं ना। एक बार ये तो आपके पास डायरेक्ट जो प्रोसीजर था नॉर्मल उससे सोल्व किया। अब इसको मान लिया आप रिलेटिव से सोल्व करना, आप इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो ना। तो सपोज करिए जैसे आपके पास बस और कार की बात करें, ठीक है, ये मान लिया आपके पास बस बी और एक कार सी। तो इसके क्या पैरामीटर आपके पास बस के कि वेलोसिटी तो इसकी जीरो, और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर कार के बारे में बोल रखा है वेलोसिटी कितनी है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही दोनों एक, टी बराबर जीरो पे दोनों एक ही जगह पर है ना। तो टी बराबर जीरो पर आपके पास एक कंडीशन है, और जैसे कह रहे हैं टी टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। लेकिन अपन इसको रिलेटिव से करें आप, तो जैसे मान लिया आप बी के रिस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हो और सी के रिस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हो, यानी कि आप चाहे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी की बात करते हैं, यानी कि बी को आप सी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि जो सी आपका वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है ना। ये क्या हो जाएगा, सी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है ना, कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो किस पर है, सी पर है ना। ठीक। तो क्या करते हैं, जैसे जस्ट समझाया था, जो भी अगर मान लीजिए सी सी ऑब्जर्वर है ना, कि सी से बी को देख रहे हैं, तो इसके जो भी पैरामीटर है, इसके पास केवल वेलोसिटी रिवर्स करके किसको देते हैं, इस कार को दे देते हैं। यानी कि कार बी को देखे अपन, सॉरी बस बी को देखे, तो इसके पास इधर वेलोसिटी जीरो है और इधर एक्सेलेरेशन 5 है ना। और इसके पास वेलोसिटी जो रिवर्स करके आपने दी किसकी, कार की, 50 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अब जो बी है इसके पास ये तीन पैरामीटर है, एक्सेलेरेशन, एक वेलोसिटी इधर जीरो है और इधर 50, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी के पास फाइनल वैल्यूज रहेगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50। ठीक है। तो अब देखो, दोनों को कोई भी डिस्टेंस चलनी नहीं है आपको, है ना। जब आपके पास ऑब्जर्वेशन किस पे कर रहे हो आप, सी के रिस्पेक्ट पे, सॉरी सी से बी को देख रहे हो, यानी कि सी के जो भी पैरामीटर आपको रिवर्स करके इसको दे दिए, इसका मतलब ये आपके पास रेस्ट पर आ गया, क्योंकि इसके पास अब कोई पैरामीटर नहीं है। इसके पैरामीटर को क्या किया अपन ने, रिवर्स करके इसको दे दिया। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से, कि जो ऑब्जर्वर है आपके पास या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी या उसके पैरामीटर को जब आप दूसरे को देते हैं, तो ये किस पर हो जाता है, रेस्ट पे हो जाता है ना। ध्यान रखना किस पे हो जाएगा, रेस्ट पे, क्योंकि इसके सारे पैरामीटर्स अपन किसको दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, इसके मतलब इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वन डी रिलेटिव आता है ना, और दोनों का फ्रेम सेम है, तो जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो उसको किस पे मान लो, रेस्ट पर मान लो। यानी कि कार सी रेस्ट पर है, तो कार बी भी जो इसको कार सी आपके पास रेस्ट पे, तो बस बी बी को भी आपके पास क्या कुछ चलना ही नहीं है, क्योंकि रिलेटिव फ्रेम में देख रहे हैं। ध्यान रखना, रियलिटी में तो चलेंगी सी, पर मान लो जो रिलेटिव मोशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि सी आपका रेस्ट पर है। किस पर आ गया, रेस्ट पर। कैसे है रेस्ट पर, कि आपने इसके पैरामीटर्स थे वो सारे बी को दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग बी बी को क्या है, कुछ चलना ही नहीं है। यानी कि बी सी को क्रॉस करेगा, तो उस टाइम पर अगर सी रुका हुआ है तो बी को भी इसी के बराबर चलना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों के बीच में, जीरो हो जाएगी आपके पास, है ना। और क्या क्या पैरामीटर है आपके पास, एक तो ये दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है एक, इसके लिए बी के लिए, और एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पर समीकरण यूज करें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो कितना हो गया, जीरो। ठीक है ना, कितना हो गया ये, जीरो। यानी कि एस की वैल्यू तो होगी आपके पास जीरो, बराबर यू, यू देखोगे तो इसके पास 50 है और माइनस डायरेक्शन में है, 50 × टी। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 5, ठीक है, और टी स्क्वायर जो आपका टाइम है। ठीक। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50 टी, इधर आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, और आपके पास बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो एक टी से टी कट गया, और ए की वैल्यू 5 थी आपके पास, उसको पुट कर दो यहाँ पर, कितनी थी 5, तो 5 अपन यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से एक टी से टी कैंसिल आउट, तो सॉरी ये 25 दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपके पास हाफ ए 5 टी स्क्वायर। तो एक टी से टी तो कैंसिल आउट, तो टी का मान आ गया आपके पास वापस 20 सेकेंड। ठीक है ना, टी का मान कितना आ गया, 20 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम। अगर आपके पास टाइम आ गया, है ना, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे,
ठीक है। तो अब एक और चीज, जैसे इस फ्रेम में तो आपको जो दिख रही है डिस्टेंस दिख रही है वो कितनी आ रही है, 0। पर आपके पास वो पुराने में आंसर देखोगे तो डिस्टेंस कितनी आती है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर ये जो टाइम निकालते हो आप और जो डिस्टेंस है, पॉइंट एक और चीज देखें, ये आपका एक तो टाइम है ना, और डिस्टेंस या कहो आप डिस्प्लेसमेंट ना, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है आपके पास, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। यानी कि केवल दो चीजें जो आपके पास यहाँ पे लिख रखी है मैंने, कि टाइम और जो फ्रेम, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है, बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। आप किसी भी फ्रेम से सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट सेम आता है। तो जब भी टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो, हमेशा पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर सिंगल डिस्टेंस की बात की हो या डिस्प्लेसमेंट की बात की हो तो ये फ्रेम पे डिपेंड करेंगे। पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी ना। सिंगल पॉइंट के लिए तो आपके पास फिक्स डिपेंड करेगी। तो दो ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपके पास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, एक तो टाइम हो गया, दूसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ देखो, जब आपने टाइम की इक्वेशन सोल्व की तो आपने यहाँ पर जो फ्रेम है, ठीक है ना, आपने किससे किया, इसको रिलेटिव फ्रेम से किया। ठीक। अगर आप चाहे तो इसको ग्राउंड फ्रेम से करते तब भी टाइम ऐसे आता, जो पहली इक्वेशन अपन ने या पहला मेथड जो देखा था, और अपन ने इसको रिलेटिव में किया। तो रिलेटिव में तो केवल आपको समझाने के लिए देखिए तीन डायग्राम बनाए अपन ने। सबसे पहले जो पैरामीटर गिवन है, फिर क्या किया, इसके पैरामीटर को रिवर्स करके इसको दे दिया, फिर फाइनल पैरामीटर लिखा। लेकिन जब आपको समझ आ जाता है तो आपका जो मेन डायग्राम होता है वहीं पर ही सारी चीजें लिख के आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लो टाइम के लिए, जो डेटा दे रखा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा ही। ठीक है। बाकी अब जैसे आपसे मान लो डिस्टेंस निकाले, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालनी थी, यानी कि वापस अपने को उसी फ्रेम में आएगा। तो आप ये जो इक्वेशन यूज करोगे आपके पास किसकी, जो मोशन की इक्वेशन है, तो आपके पास जैसे कार की बात कर लेते हैं ना, तो आपके पास जो कार थी केवल वो क्या, उसके पास केवल वेलोसिटी थी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। और आपका टाइम आ चुका है कितना, 20 सेकेंड। ठीक। तो अब आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालनी है, जितना बस चलेगी उतनी ही कार चलेगी। तो आप चाहे तो बस के लिए भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप चाहे तो कार के लिए भी। अगर मान लीजिए कार से लेते हैं अपन, तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि 50 इंटू 20, तो कितना हो गया ये, 1000 मीटर। ठीक है ना, यानी कि जो पुराना आंसर आ रहा था 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है ना। अगर आप चाहे बस के लिए निकालना चाहते तो बस के पास केवल एक्सेलरेशन था कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी, उसकी 0। तो यानी कि इसके लिए इक्वेशन यूज करोगे ऐसे, बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ यानी कि 1/2। एक्सेलरेशन कितना है इसका, 5, और टी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 400 या 20 इंटू 20 लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तब भी कितना रहा, 1000 मीटर। इस चीज का ध्यान रखिए आपके पास, कि जब भी आपसे टाइम निकालना हो तो सबसे इजी चीज ये रहती है टाइम निकालने की, कि टाइम आपका जब फ्रेम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। तो आप जब भी ये जो ये इस तरीके से चीजें पूछी होती है आपके पास और दो ऑब्जेक्ट की बात की होती है, तो उसको रिलेटिव से करने की कोशिश करें तो आपको सिंपल क्या हो जाता है, डायग्राम या सॉरी जो न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट सोल्व हो जाता है इजी तरीके से। यहाँ तो समझाने के लिए आपको अलग अलग डायग्राम बनाए, अगर आपको समझ आता तो सिंपल क्या करते हैं, आप बी को बनाते, है ना, और ए को, कार सी को बनाते, इसके पैरामीटर थे और इसके पैरामीटर थे, इसके पास 5 इधर था, वेलोसिटी 0 थी, ये 50 इधर थी। तो आप डायरेक्ट ही क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से ही बी के पास सारे पैरामीटर लिख देते, इस तरीके से ये 50 हो जाता और ये 5 हो जाता आपके पास एक्सेलेरेशन, है ना। तो आपको बार बार वो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम देखा या क्वेश्चन पूछा है, एक ही डायग्राम बना लो और उसमें वैल्यूज लिख लो जिस इस डायरेक्शन में आपको दे रखी है, सी के पैरामीटर को रिवर्स करके इसको दे दिया, तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। पर ये एक चीज ध्यान रखें, टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के सारी चीजें क्या होती हैं, फ्रेम डिपेंडेंट होती है। ठीक। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आपका ये कंसेप्ट आपके पास किससे,
रिलेटिव 1D के अंदर, ठीक है ना। तो इसके किस किस कैटेगरी को न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी इसी तरीके से रिलेटिव मोशन से सोल्व करेंगे 1D के अंदर। ओके, थैंक यू।